गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सभी कर रहे हैं 12वीं कक्षा इकोनॉमिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर। जो पिछले सालों में आए हुए हैं पेपर हैं, उन पेपरों की दुराई कर रहे हैं ताकि हमारे अंकों में सुधार हो सके। तो हमने पहले 49/11D के ABCD क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें ABC पूरे हो चुके हैं। आज D कर रहे हैं हम, ताकि हमारी दुराई हो सके पेपरों की और अच्छे अंक आ सकें। तो सबसे पहला प्रश्न, दोहरी गणना के प्रचुर राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान, अल्प अनुमान और सही अनुमान, सभी प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए हमारा उत्तर आएगा D। ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन टाइप इसी पेपर का। देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित में से बाहरी बस्तें कौन सी हैं? तकनीकी बस्तें, प्रबंधकीय बस्तें, श्रम बस्तें। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि तकनीकी बस्तें आंतरिक हैं, प्रबंधकीय भी आंतरिक है, श्रम बस्तें भी आंतरिक है। इसमें हमारा D उत्तर सही रहेगा। इसके बाद आगे चलता है आर्थिक समस्याओं का संबंध गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, सीमित साधनों से। आर्थिक समस्याएं होती हैं, उनका संबंध होता है सीमित साधनों से, असीमित आवश्यकताओं से और ऑप्शनल साधनों का ऑप्शन से। तो यहाँ पर गरीबी से भी नहीं है, बेरोजगार से भी नहीं, काले धन से भी आता। आपका D ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना। तो हमारा उत्तर सही ठीक होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाचर नहीं है? वेतन भी प्रभाचर नहीं है, मासिक फीस भी नहीं है, क्योंकि रिपीट होने वाली है। ये वेल्थ धन भी रिपीट होने वाला है। हमारा दय है इसमें से। तो इसमें और अगला है MPC 8 है। तो मैं यहाँ आपको ये सवाल करके दिखा रहा हूँ। MPC 0.8 है, तो गुणक कम लेके के गुणक का सूत्र होता है K = 1/1 - MPC। तो यहाँ में 1 करेंगे और नीचे बटे में करेंगे, तो 1 - 0.8 करेंगे, तो आपका आएगा K = 1/0.2। इसको यदि हम बदलेंगे तो 1 2/10 आया, और इसको यदि आगे हम करेंगे 1 गुणा में 10/2 आ गया, और इसको काटेंगे तो 5। तो आपका आ गया 5 MPC। गुण कितना है? 5 है। तो 5 इसमें उत्तर देखो कितना दय है। तो आपका उत्तर दय ठीक है। आगे कार और पेट्रोल की मांग क्या कहलाती है? कार और पेट्रोल की मांग पूरक है एक दूसरे की। कार के बिना पेट्रोल का कोई महत्व नहीं है, पेट्रोल के बिना कार का। दोनों एक दूसरे की पूरक है, तो इसलिए हमारा A उत्तर ठीक है। बाकी गलत है, फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समष्टि शास्त्र में सभी प्रकार का योग व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। समष्टि शास्त्र में सभी योग यानी पूरे के पूरे व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सही लिखेंगे। इसके बाद सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल ठीक बात है। अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर, डायरेक्ट नहीं लगता है। ये आगे शिफ्ट किया जाता है। काराघात किसी पर है, कारापत किसी पर है। खुली अर्थव्यवस्था में AD = C × I × G × X - M, बिल्कुल सही बात है। खुली अर्थव्यवस्था में, बंद अवस्था में X - M ये नहीं होता, बाकी सेम टू सेम होता है। तो आपका ये सही है। इसके बाद आपका विदेशी विनिमय मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, गलत है। ये मांगे ऊपर की ओर नहीं होता, नीचे की ओर होता है, ये आपका गलत है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स 1996 में प्रकाशित हुई थी। या प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1896, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। स्टॉक पूर्ति से अधिक हो सकता है, पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए गलत है। एक अधिकार में फर्म और उद्योग में अंतर समाप्त हो जाता है, ये ठीक बात है, क्योंकि एक अधिकार में फर्म भी वही होती है और उद्योग भी वही होता है, अलग नहीं होते। इसके बाद अगला विश्व महामंदी का वर्ष था 1929 विश्व महामंदी का वर्ष था। तो आपका ये इसमें ये आंसर रहेगा। इसके बाद आपका है छात्रवृत्ति की आय क्या होती है? संतुलन आय होती है, वास्तविक आय नहीं होती। इसके बाद वास्तविक आय तो काम करने के बदले में मिलती है। प्रश्न नंबर जो आपके छोटे प्रश्नों में है, बैंक के 2 प्राथमिक कार्य है, साख का निर्माण करना, जमा स्वीकार करना, ऋण देना। कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय उस उद्योगों से हैं जो प्राकृतिक क्षेत्र से भूमि, जल, कोयला, कच्चा लोहा, अन्य खनिज दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर खेती और उससे संबंधित क्रियाएं, मछली, 2 खनिज उत्खनन भी शामिल हैं। पता लगा यार, प्रकृति सीधे सीधे प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं।
बाहरी किफ़ायती क्या होती है? बाहरी बस्ती किफ़ायती वे होती हैं जो समूह के विकास होने से एक स्थान पर विशेष केंद्र और सब फर्मों को उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से प्राप्त होती है, यानी उसके एक फर्म के कारण ऐसी फर्मों को होती है। इस क्षेत्र में उद्योगों का स्थानीयकरण या केंद्रित होने पर ये फर्में बाहरी बस्तें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, स्वचालित निवेश क्या है? स्वायत्त या स्वचालित निवेश पूंजी निर्माण पर होने वाला वह व्यय है जिस पर आय के स्तर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आय हो ना हो, जितना होना है उतना होकर रहेगा निवेश। अगला, तटस्थ अवकर क्या? तटस्थ अवकर से अभिप्राय उससे जो दो वस्तुओं के विभिन्न मंडलों को प्रदर्शित करते हैं या जो विभिन्न बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं जो एक पूर्ति को संतुष्ट करते हैं अर्थात जिनके बीच में उपभोक्ता चयन करने के लिए तटस्थ रहता है, इसलिए उसे तटस्थ अवकर कहते हैं। पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? स्टॉक से अभिप्राय उस कुल मांग से होता है जो एक निश्चित समय में बाजार में उत्पादकों को विक्रेताओं के पास दुकानदार और गोदामों में मौजूद होती है, उसके हम स्टॉक कहते हैं। जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। पता लग गया आपको? जो बेचने के लिए तैयार है मौके पर वो आपकी पूर्ति है, और जो उसने अपना दुकान या गोदामों में मौजूद रखा है सामान, उसका स्टॉक है। मान लीजिए कि व्यापारी के पास 1000 क्विंटल चीनी है और बाजार में 5000 रुपये प्रति क्विंटल चीनी का भाव चल रहा है, तो इस भाव पर 600 क्विंटल चीनी बेचने के लिए तैयार है। आज चीनी की पूर्ति 600 क्विंटल का और चीनी का स्टॉक 1000 क्विंटल का लाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था से आप क्या जानते हैं? नए नोट छापकर बजट के घाटे को पूरा करना वित्त व्यवस्था कहलाता है, और घाटे की वित्त व्यवस्था से कीमतों में वृद्धि होती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बताइए। ये केंद्रीय व्यवस्था की समस्या क्या? उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे पहले समस्या यह है। दूसरी समस्या उत्पादन कैसे किया जाए, ये है, इसके बारे में लिखना है। और तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये है। और चौथा, पहली समस्या क्या और कितना उत्पादन। दूसरी समस्या ये इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट, हाउ, फॉर होम। व्हाट, हाउ मच, हाउ, फॉर होम, ये कुछ इनके लिए क्या, कितना, कैसे और किसके लिए, ये समस्याएं रहती हैं केंद्रीय समस्या। इनका व्याख्या मैंने आपको दिखा दी है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कल लिख रहा हूँ। अब प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है। कुल आय और औसत आय, सीमांत आय, तीनों में संबंध दिखाना आपने। तो तीनों का यहाँ संबंध दिखाया हुआ है तालिका के जरिए आपने देखा है। कुल आय, सीमांत आय, बिक्री है, संप्राप्ति ये दिखा रखी है। फिर से कुल TRP निकाल रखी है, ARB है, TRB है और सीमांत भी है। तो ये आप तीनों के तीनों का सूत्र कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनमें से कोई लंबी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी सवाल है। पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या जो आपको दिखा रखी है ये है पैमाने का घटता प्रतिफल श्रम और पूंजी में जो जो वृद्धि करेंगे आपके रेखा चित्र के बाद। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, 4 विशेषताएं। यह हमने प्रश्न पिछले में पढ़ लिया था। और अब इसके बाद है मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है। ये भी हमने पिछले प्रश्न पत्र कोड सेट ए में आ लिया था। दोनों प्रश्न, ये दोनों प्रश्न सेट ए में आ लिया आपका 12वां और 13वां पहले हम कर चुके हैं। एक देश की घरेलू सीमा का धारणा, घरेलू सीमा की धारणा में कौन कौन से होते हैं। यह देश का भूभाग जो राजनीतिक सीमा के अंदर आता है। एक देश के निवासियों 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान, मछली पकड़ने वाले जहाज व तेल के प्राकृतिक संसाधन प्लेटफॉर्म जो पूर्ण रूप से देशवासियों के बीच चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवसर के दोनों क्षेत्र के लिए कार्य चलाए जाते हैं। विदेशों में स्थित किसी भी देश के दूतावास व सैनिक अपने अपने देश की घरेलू सीमा के माने जाएंगे। जैसे रूस में स्थित भारतीय दूतावास भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि घरेलू सीमा की अवधारणा राजनीतिक सीमा और भौगोलिक सीमा से ज़्यादा बड़ी है, वो उन्हीं का एक भाग है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक का अंतर यह हम प्रश्न हम कर चुके हैं सेट सी में। तो आपने पहले ये प्रश्न करवाया था, देखा होगा आपने। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर, ये प्रश्न हम करा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस
जो भुगतान शेष है वो व्यापार शेष की तुलना में व्यापक और विस्तृत धारणा है, जिनका अंतर हम आपको आगे दर्शा रहे हैं। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, जबकि भुगतान शेष में सभी मदें शामिल होती हैं। व्यापार शेष में पूंजीगत लेन देन शामिल नहीं होते, भुगतान शेष से पूंजीगत लेन देन भी होते हैं। व्यापार शेष में चालू खाते का एक भाग है, यह संपूर्ण, जबकि भुगतान शेष संपूर्ण चालू खाते और पूंजी का एक भाग है। व्यापार शेष के घाटे को भुगतान शेष की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि भुगतान शेष के घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। दोबारा 500 पार्टी को देखिए। व्यापार शेष के घाटे को भुगतान शेष की मदद से पूरा किया जा सकता है, जबकि भुगतान शेष, वो व्यापार शेष में तो भुगतान शेष का कोई मदद ले आएंगे, उससे कर लेंगे, बट भुगतान शेष में व्यापार शेष के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा 500 पॉइंट टफ था, बाकी ठीक था, आपका आसान था। और डायरेक्ट प्रश्न बड़े प्रश्न है। मांग की कीमत लॉस, मांग की मापने की व्यय विधि, ये प्रश्न हमने सेट ए में आपको करवाया था, तो आपने वहाँ किया होगा अच्छे से, वहाँ से फिर दोबारा कर लेना। अगला पूर्ति वक्र व्याख्या ये है, चित्र है। दोहरी गणना गलती से आपका क्या अभिप्राय है? एक वस्तु को दोबारा ना जोड़ा जाना, दोहरी गणना, ये आपको प्रश्न पहले करवा चुके हैं, बाकी फिर भी आप कर रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, यही प्रश्न लंबा चौड़ा। दोहरी गणना से बचने के उपाय, अंतिम उत्पाद सामने जोड़ना चाहिए, मध्यवर्ती मूल्यों को जोड़ना नहीं चाहिए। ये आपका प्रश्न था। अब अगला एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता, ये शायद आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता ही है, फिर भी यदि कहीं आ जाता तो आप इसको प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। एकाधिकार में संख्या एक ही होती है, उत्पादन की, फर्म की, विक्रेता की, जबकि एकाधिपत्यों में एक से अधिक होती है। वस्तु की किस्म, एकाधिकार में कोई उसका निकट प्रतिद्वंदी नहीं होता, जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है। फर्म का मांग वक्र, एकाधिकार में सामान्यतः बेलोसदार या कम लोसदार होता है, उसमें फर्म का लोसदार अधिक लोस, उसकी बजाय एकाधिकार की बजाय अधिक लोसदार होता है। कीमत, एकाधिकार में विक्रेता ही कीमत निर्धारित करता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उसके अनेक स्पर्धा वाले होते हैं, इसलिए वो कीमत फर्म निर्धारित करता है। अगला प्रश्न ऑप्शन टाइप प्रश्न आपका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो लाभ, एकाधिकारी में फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। सामान्य लाभ मिलते हैं, जो प्रॉफिट है ना वो उनकी मर्जी का होता है। जो दुकानदार होते हैं या फर्म वाला होता है, कितना भी लाभ ले, उन्होंने खुद निर्धारक खुद होते हैं, जबकि दूसरे में स्वीकारक होते हैं। वे सिर्फ केवल अल्पकाल में ही फर्म के सामान्य असामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फर्मों का प्रवेश, एकाधिकार फर्मों का प्रवेश पर रुकावटें आती हैं, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में नई फर्में भी आ सकती हैं नए ब्रांड के साथ। अगला निम्नलिखित आंकड़ों, दिया वेतन मजदूरी 150, सामाजिक मालिकों का योगदान 25, लाभ 40, ब्याज 25, अप्रत्यक्ष 30, अनुदान 10, ये सारे करोड़ों में हैं आपके आंकड़े। अनुदान 10 के बाद किराया 12, मिश्रित आय 40 और गिशावट व्यय। तो इन सब को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इन सबको जोड़ लेंगे, और गिशावट व्यय जोड़ने से आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी। देखिए, आय विधि में हम मिश्रित आय जोड़ते हैं, ठीक है, किराया जोड़ते हैं, अनुदान जोड़ते हैं, ब्याज, लाभ, सब, सामाजिक मजदूरी, वेतन मजदूरी, ये भी इसमें आ जाए। इन सब को जोड़ लें। वेतन मजदूरी जुड़ गई, सामाजिक लोगों का योगदान जुड़ गया, लाभ, ब्याज, अप्रत्यक्ष कर जुड़ गया, अनुदान जुड़ गया, किराया जुड़ गया, मिश्रित आय जुड़ गई। इसमें इन सब को जोड़ने से आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा
DGNP एट द फैक्टर कॉस्ट, ये आपको प्राप्त होगा। ये कितना है आपका 200 ये आपका 332 करोड़ आ गया। और आपका डिप्रीशिएशन हमने ये निकालना है NNP एट द FC, ये निकालना है। तो हमारा ये रह गया, ये हमारा ठीक है, सेम है NNP। ये राष्ट्रीय आय निकल गए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए NNP निकालना है एट द फैक्टर कॉस्ट। तो हमें यहाँ डिप्रिसिएशन निकालना पड़ा। डिप्रिसिएशन कितना है आपका 35 है, ये घटा दे इसमें, ये माइनस हो जाएगा 792, ये आपका उत्तर आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष कर की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी है। ये सारे जोड़ के, ठीक है, समझ में आ गया।